हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जो सीएचओ का 6 मंथ की ट्रेनिंग का सिलेबस होता है उसमें यूनिट जो BNS 042 वाला पार्ट है उसका हम ब्लॉक फर्स्ट की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट थी जो कॉमन प्रॉब्लम्स इन जीआई ट्रैक्ट में, वो पढ़ी थी हमने। अब सेकंड यूनिट है जो टोटल मिला के जो सिलेबस है सीएचओ का उसमें टोटल 92 यूनिट्स है। तो यहाँ पर हम जो यूनिट सेकंड पढ़ेंगे BNS 042 का जो ब्लॉक फर्स्ट है उसकी। तो यहाँ पर यूनिट सेकंड में क्या है, कॉमन कंडीशन होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा सीएचओ आप उनको कैसे डील करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर सब्सक्राइब किए हैं, साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जो भी लोग सीएचओ में सिलेक्टेड बैठे हैं उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग है जो अभी रुकी हुई है, क्योंकि सभी जगह के कॉलेज हैं जो बंद हैं। तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे जो लोग सीएचओ की एजेंट ट्रेनिंग और साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सीएचओ में पूरा निचोड़ होता है नर्सिंग का, जो आपने 4 साल पढ़ा है वो सभी आपको 6 महीने में बेसिक एज अ बेसिक समझा दिया जाता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कॉमन कंडीशन है, तो उन कॉमन कंडीशन में प्राइमरी केयर आप क्या प्रोवाइड कराएंगे एज अ नर्स, एज अ सीएचओ। तो यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉमन कंडीशन है हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में सभी को पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग 4 साल में सभी चीजें पूरे तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन है, उन सभी के बाद आपको ये समझ में आएगा। तो जो एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तब, तो एज अ सीएचओ आप, यदि आपकी पोस्टिंग पीएससी सीएससी में होती है तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको रेफरल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एज अ प्राइमरी केयर ही प्रोवाइड करानी है। तो एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? रेनाइटिस, दैट मीन्स कैटरा, कॉमन कोल्ड और वायरल रेनाइटिस, साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एक्यूट इन्फेक्शन हो गए। नेक्स्ट है इसमें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकियल अस्थमा। फिर इनकी स्क्रीनिंग के, और जो पेशेंट जिनके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत है और रेफरल की भी जरूरत होगी, तो वो कौन कौन से होंगे? एक्यूट चेस्ट पेन वाले, हम उनको है जो सीएचसी और पीएससी में ट्रीट नहीं कर सकते, सब सेंटर में भी ट्रीट नहीं कर सकते। जनरली जो सीएचओ की पोस्टिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? सब सेंटर वेलनेस सेंटर में। तो यहाँ पर आपको उनको रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके मॉडल आंसर मीन्स जो भी लोग मेरे पास कमेंट्स आए थे कि किसी किसी स्टेट में है जो सीएचओ की 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो पेपर होते हैं आपके दो, उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि थ्योरी बेस्ड पेपर होते हैं। तो यहाँ पर उन मॉडल आंसर में आपको उन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी कॉमन कंडीशन होती हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो बेसिक पार्ट हैं वो क्या क्या हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, it is known as the upper airway warms and filters inspired air so that the lower respiratory tract can accomplish gas exchange। मीन्स जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है हमारा, जो एयरवे है हमारा, अपर एयरवे का जो पार्ट है उनको वार्म करके रखता है, फिल्टर करता है जो भी इंस्पायर्ड एयर होती है। फिर जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में मीन्स लंग्स में जाएंगे तो वहां से गैस एक्सचेंज होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द नोज। तो यहाँ पर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे? नोज, साइनस, नेजल पैसेज, फेरिंग, टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो ये किसके ऑर्गन हो गए? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के। और जो इसके इन्फेक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि ये क्रॉनिक है, लॉन्ग टाइम से यदि होते हैं तो इनको हम रेफर करेंगे। दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें लंग्स होते हैं, और लंग्स में क्या क्या लंग्स है जो किन किन से मिलकर बना हुआ था? ब्रोंकियल, एल्वियोलर स्ट्रक्चर, जो गैस एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें हो गई है। देखिए यहाँ पर इमेज दी हुई है,
लंग्स हैं जो ब्रोंकस हैं, ये सभी किसके पार्ट हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के। अपर के क्या क्या हैं? लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नोज, नोस्ट्रिल्स, ये सभी किसके पार्ट हो गए? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के। तो अब हम बेसिक केयर देखते हैं कि जो कॉमन कंडीशन होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में, तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, क्या कॉज हो सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम हुआ है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में, वो है रनिंग नोज, नाक का बहना, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, पोस्ट नेजल ड्रिप, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, फटीग। तो सभी को जनरली कॉमन कोल्ड होती है, तो आपको ये सिम्टम इजीली समझ में आ गए होंगे। यदि इन कंडीशन पेशेंट क्रोनिक टाइम से उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको उसके लिए रेफरल यूनिट में भेजना होगा। और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कौन कौन से? कैटरा मीन्स रेनाइटिस, कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस मीन्स जो साइनस है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट है वहां पर इन्फेक्शन होना, फेरेंजाइटिस दैट मीन्स फेरिंग्स में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना, लेरेंजाइटिस जो लेरिंग्स और वोकल कॉर्ड है वहां पर इन्फेक्शन होना, टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। तो इन सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो सिम्टम दिखेंगे वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी केयर क्या प्रोवाइड करानी है? तो सबसे पहले जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के जो एक्यूट मीन्स सडनली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टाइम से नहीं है, तो उनको हम सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि आप जिंजर टी लीजिए बहुत बार दिन में, ताकि आपका जो नेचुरल रेमेडीज सभी लोग चाय पीते हैं, तो जिंजर टी बहुत ही आयुर्वेद के, और जो इसमें एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी होती है जिंजर टी में, वो आपका जो अपर एयरवे उसको गर्म करके रखेगी, ताकि आपका इन्फेक्शन है जो लोअर ट्रैक्ट तक ना पहुंचे। और गर्म पानी पीजिए, जरूरी नहीं कि आप जिंजर टी पिए, बहुत बार आप जिंजर वाटर पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, हनी ऐड करके भी पी सकते हैं, ताकि जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है क्या रहे? स्मूथ रहे। गार्गलिंग कर सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर से, सॉल्ट ऐड करके उसमें स्टीम इनहेलेशन थेरेपी ले सकते हैं, इसमें यूकलिप्टिस ऑयल भी ऐड कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, प्लेन भी और यूकलिप्टिस ऑयल भी ऐड करके। आपको एज अ CHO ये सभी चीजें आपकी जब ट्रेनिंग के बाद जो ड्यूटी लगती है उसमें आपको, यदि कम्युनिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कोल्ड की होती है तो वहां पर आपको ये चीजें समझानी होंगी कि आप बेसिक क्या क्या चीजें उनको बता सकते हैं। ड्रिंकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ गार्लिक एंड लेमन जूस, वार्म मिल्क, उसमें हल्दी ऐड करके, और स्निफिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टिस ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं, जो ऑयल ड्रॉप्स हैं, उनको थोड़ा सा सांस लेके अंदर की तरफ खींचना है। सभी आपको बेसिक, और रेस्ट करना है, और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करना है। दूसरा डाइटरी मेजर्स, तो आपको डाइटरी मेजर्स में सभी चीजें बतानी है कि विटामिन सी से रिच डाइट लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी हो, क्योंकि इन्फेक्शन से ही लड़ता है। जिंक, और जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखे, ऐसी डाइट लेनी है आपको। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेना है, स्प्राउट्स खाने, वेजिटेबल्स जो हाई प्रोटीन हो, गार्लिक, ऑनियन, ये सभी चीजें आपको बेसिक चीजें समझानी है। क्या क्या चीजें बंद करनी है, तो वो है एल्कोहल, बहुत ज्यादा कैफिनेटेड बेवरेज और स्मोकिंग, ये सभी चीजें स्टॉप करनी है, क्योंकि ये ब्रोंकियल ट्यूब है हमारी, उसको इरिटेट करके और जो सिम्टम है उनको और ज्यादा है जो वर्स्ट कर सकती है। रेफर कब करना है? यदि आपने जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स अपनाए हैं और इनसे जो सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तब भी बहुत ज्यादा सिक है पेशेंट, तब उसको हमें रेफर करना है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं रेनाइट। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या, यदि कोई कॉमन इन्फेक्शन होते हैं तो उनको एज अ CHO हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट समझाइए, क्या क्या आप घर में कर सकते हैं। दूसरा, डाइट किस तरीके की ले सकते हो, क्या क्या चीजें स्टॉप करनी हो, रेफर कब करना है। तो यहाँ पर अब जो एलर्जिक रेनाइटिस है क्या है? इट्स कॉज्ड बाय द बॉडीज नेचुरल रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन और इरिटेशन। यदि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के एलर्जन और इरिटेशन है जो एंटर करते हैं, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो शो करेगी सिम्टम्स, तो जनरली कहाँ पर जो इन्फेक्शन होगा, कहाँ पर होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन में होगा। जो हमारी जो रेनाइटिस क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो नॉर्मल रनिंग नोज भी इसको हम कह सकते हैं, तो ये कंडीशन है। और जनरली सिगरेट स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन वालों के लिए अल्कोहल, परफ्यूम, स्पाइसी फूड और इस सिम्टम्स के लिए और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपने अभी पढ़े कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। ब्लॉक्ड और स्टफी नोज,
रनिंग नोज, इरिटेटिंग कफ, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, पेन इन द फेस, जनरलाइज्ड फटीग, बॉडी एक, और कभी कभी माइल्ड जो है हियरिंग लॉस भी देखने को मिले। क्रैकलिंग सेंसेशन भी मिडिल ईयर में आपको लगेगा। प्राइमरी केयर आपको सेम वही बताना है, और इस कंडीशन में आपको जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट वो भी आप बता सकते हैं, बट आप कुछ जो मेडिसिन है वो भी बता सकते हो। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, लिवोसिट्रेजिन एक टैबलेट देनी है 1 से 3 बार दिन में, और पैरासीटामोल दे सकते हैं यदि फीवर और बॉडी एक हो रहा है। स्टीम इनहेलेशन थेरेपी भी आप उनको बता सकते हैं, ताकि जो कफ है उसको स्मूथ करके नेजल कैविटी को हमारी स्मूथ करें। पेशेंट से आपको पूछना है कि आप गार्गलिंग करें, कॉमन जो सिगरेट स्मोकिंग इन सबको स्टॉप करें। यदि 1 वीक के अंदर ये ठीक नहीं होती है आपकी कैटरारहिनाइटिस, तो आप इनको है जो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यदि स्मॉल नेजल पॉलिप्स हैं श्रिंक हो जाए तो जो रेफर किस कंडीशन में करना है भी, क्योंकि यदि जब बहुत लॉन्ग टाइम तक क्रॉनिक टाइम तक रेनाइटिस की कंडीशन प्रेजेंट होती है तो ये क्या कर सकती है, नेजल पॉलिप्स को क्रिएट कर सकती है। तो उस कंडीशन में हमें रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेजल पॉलिप्स हैं जनरली स्टेरॉइड्स नेजल स्प्रे के थ्रू ठीक होते हैं, या फिर इनकी कुछ केस में है जो सर्जरी के थ्रू भी रिमूव किए जाते हैं। दूसरा है वायरल रेनाइटिस। तो ये जो वायरल रेनाइटिस है ये भी बहुत फास्ट फैलता है, क्योंकि वायरस के थ्रू होने वाला रेनाइटिस की कंडीशन है। इसमें सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो आपने है जो एलर्जिक रेनाइटिस में देखे, बट इसमें जो हमें टैबलेट देनी है वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। इसमें हमें डीकंजेस्टेंट देनी है, और पेशेंट को लेमन जूस, ये सभी चीजें बतानी है आपको। वो सभी बेसिक पॉइंट्स बताने हैं उस पेशेंट को, जो उसकी जो नेजल एयरवे है उसको क्लियर करके रख सके, क्योंकि नॉर्मली जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हम वही गर्म चीजें ही यूज करते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं। नेक्स्ट है साइनसाइटिस। तो साइन और जो एलर्जिक जो सॉरी वायरल रेनाइटिस है जनरली 3 डेज में ठीक हो जाती है। यदि ठीक नहीं होती है तब हमें उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना होगा। नेक्स्ट है साइनसाइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। तो 4 साइनस होते हैं, 3 साइनस होते हैं, फ्रंटल, इथमाइड और मैक्सिलरी। तो यहाँ पर यदि इन्फेक्शन होता है किसी भी तरीके का तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, साइनसाइटिस। देखिए यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। कभी कभी साइनसाइटिस यदि एक्यूट भी हो तो 4 से 30 दिन तक का टाइम ले लेते हैं। और जो चिल्ड्रन से मोस्ट प्रोन होते हैं, याद रखिए यहाँ पर लिखा भी है, रिमेम्बर वन थिंग, कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, उनको बहुत ही जल्दी साइनसाइटिस की कंडीशन हो सकती है कंपैरिजन टू एडल्ट के। क्या क्या कॉज हो सकते हैं, आफ्टर अ कोल्ड और फ्लू, किसी भी को भी कोल्ड और फ्लू है उसके बाद साइनसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। इसमें जो सिम्टम्स है आपको कोल्ड जैसे ही दिखेंगे, डेंटल इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिलरी जो साइनसाइटिस है जनरली चीक बोन्स होती हैं उसके थ्रू हो सकते हैं। नेजल एलर्जी के थ्रू भी यदि एलर्जिक रेनाइटिस है, और मिसलेनियस फैक्टर्स जो साइनस ड्रेनेज को ब्लॉक कर सकते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रोथ मीन्स नेजल पॉलिप्स, ऑब्जेक्ट पुश्ड इनटू द नोज, यदि बच्चों ने किसी भी तरीके का मटर या फिर कुछ प्लास्टिक है जो उनकी नोज में फंसा लिया हो, फेशियल इंजरी और सर्जरी के थ्रू भी, और अस्थमा वालों को ये कॉमन है जिनको साइनसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। जिनका पुअर इम्यून सिस्टम है, स्पेशली जो लोग HIV हो या फिर उनको कीमोथेरेपी हुई हो, और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी और प्रीवियस इंजरी, यदि किसी भी तरीके की पहले से इंजरी रही हो नोज और चीक्स में, मेडिकल प्रोसीजर हुआ हो किसी का, और स्मोकिंग में, तो इन कंडीशन में है जो साइनसाइटिस मोस्ट जो जनरली बहुत फास्ट होगा। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, लो ग्रेड फीवर रहेगा, टेंडरनेस और पेन रहेगा, जो साइनस हम वहां पर टच करके देखेंगे तो वहां पर पेन भी होगा, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होगा, स्वेलिंग होगी, लाइनिंग ऑफ द नोज, ब्लॉक नोज रहेगी, जो स्मेल है सेंस का वो भी कम रहेगा, कफिंग होगी, फीलिंग प्रेशर और फुलनेस इन द ईयर और टायर्डनेस, थकावट होगी। जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं सभी सेम वही रहेंगे। बच्चों में क्या देख, इरिटेबल होंगे बच्चे, ईयर डिस्कम्फर्ट, स्नोरिंग, माउथ ब्रीदिंग, बैड ब्रीथ, टूथेक, फीडिंग डिफिकल्टी और नेजल स्पीच। तो ये कंडीशन है यदि, तो हमें क्या देना है, तो एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि ये क्या है, जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और वायरस है जो जो एंटीबायोटिक है वायरस को नहीं मार सकती।
ओके, यदि हम एंटीबायोटिक देते हैं इन केस इस कंडीशन में, तो क्या हो सकता है कि वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, स्किन रैशेस, फंगल इन्फेक्शन, ओरल थ्रश होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, पेन किलर्स दे सकते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, डिकंजेस्टेंट, नेजल स्प्रे और वार्म फेस पैक्स दे सकते हैं यदि आपको साइनस में है जो पेन हो रहा है। रेफर कब करना है, यदि ये इन केस पेशेंट इन सभी चीज़ों से ठीक नहीं होता है तब आप उसको रेफर कर सकते हैं। फेरेंजाइटिस, नेक्स्ट इन्फेक्शन क्या है, फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट बिटवीन द टॉन्सिल्स एंड द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, टॉन्सिल्स और लैरिंग्स के बीच में, तो यहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट होती है, इसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन होना, तो क्या कहलाएगा, फेरेंजाइटिस। और ये कभी कभी एक वीक तक या फिर उससे कम में भी ठीक हो जाता है। देखिए फेरेंजाइटिस नॉर्मल इस तरीके से रहेगी और इन्फेक्शन की कंडीशन में है जो इस तरीके से शो होगी। और जनरली जो फेरेंजाइटिस है मोस्ट कॉमनली ठंडियों के दिन में होगी, कोल्डर मंथ में, और ये वायरस के थ्रू भी हो सकती है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मोनोन्यूक्लियस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और क्रॉप, इन वायरस के थ्रू है जो हो सकती है। बैक्टीरिया में यदि बात की जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उनके थ्रू है जो हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या है, कोल्ड एंड फ्लू सीजन, क्लोज कांटेक्ट विथ सोर थ्रोट, यदि किसी को पहले से ही कोल्ड फ्लू हो उनसे हो सकती है, स्मोकिंग से, सेकेंड हैंड स्मोकर से, फ्रिक्वेंट साइनस इन्फेक्शन से, एलर्जी से, तो इन सभी कंडीशन में है जो फेरेंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उस पेशेंट में क्या सिम्टम देखेंगे जिसको एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन है, तो वह सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, मसल एक, स्किन रेसेस, तो ये सभी मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे। और यदि पेशेंट को सोर थ्रोट है, कॉज पे डिपेंड करता है, सोर थ्रोट है तो क्या सिम्टम्स होंगे, विथ कोल्ड, ठंड के साथ स्नीजिंग, कफिंग और लो ग्रेड फीवर रहेगा, और विथ फ्लू के हैं तो फटीक, बॉडी एक, चिल्स, फीवर हायर देन 102 डिग्री। दो यहाँ पर डिफरेंस हो सकते हैं फेरेंजाइटिस के भी यहाँ पर, कि यदि सोर थ्रोट से हुआ है आपको फेरेंजाइटिस, सॉरी सोर थ्रोट विथ कोल्ड है, तो आपको जो फीवर होगा वो कितना होगा, लेस देन 102 डिग्री फ़ारेनहीट, और विथ फ्लू के हुआ हो तो जो फीवर कितना हो, मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहीट। प्राइमरी केयर में आपको बेसिक चीज़ें ही बतानी है, रेस्ट कीजिए, स्मोकिंग क्वाइट कीजिए और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, गर्म डाइट लीजिए, सभी चीज़ें बतानी है आपको। और यहाँ पर NSAID मेडिसिन भी दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। और एस्प्रिन का एक जो याद रखना है आपको पॉइंट, कि जो बच्चे 19 साल से कम एज के हैं उनको नहीं देना है। रेफर कब करना है, ENT हॉस्पिटल में आपको रेफर करना है यदि विद इन अ वीक सिम्टम्स हैं जो ठीक नहीं होते हैं। और जो अनट्रीटेड मीन्स फेरेंजाइटिस की कंडीशन है, यदि किसी पेशेंट को उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो इनकेस उसको और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हो सकते हैं ओटाइटिस मीडिया, साइनसाइटिस और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, सर्वाइकल एडिनाइटिस, और नॉन सपोर्टिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रोमेटिक हार्ट डिसीज, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट इज लैरिंजाइटिस, तो जो वॉइस बॉक्स है वहां पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना, देखिए यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स हमारा वोकल कॉर्ड, तो इसके जो कॉज क्या हो सकते हैं, टेम्पररी कंडीशन में हो सकते हैं, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो या फिर बहुत ज़्यादा बात की हो, आपने गाना आना गाया हो, इन सब से भी चिल्लाने से, और एसिड रिफ्लक्स के कारण, स्मोकिंग, एलर्जी, बेसिक है यहाँ पर सभी। तो लैरिंजाइटिस में क्या होगा आपके लिए, वीक वॉइस होगी आपकी या फिर हॉर्सनेस वॉइस, आपकी जो आवाज़ है चेंज रहेगी, ड्राई थ्रोट, थ्रोट इरिटेशन, ड्राई कफ। पेशेंट से आपको क्या क्या पूछना है, कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं आपको हुआ है, या फिर किसी भी तरीके की एलर्जी में तो नहीं है, या फिर एसिड रिफ्लक्स। विजुअल एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको, स्पेशल मिरर बाय द डॉक्टर टू व्यू द वोकल कॉर्ड एंड वॉइस बॉक्स फॉर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। जो डॉक्टर है वो एक स्पेशल मिरर का यूज करते हैं विजुअल बॉक्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर सिम्टम्स क्या होंगे, रेडनेस होगी, लीजन्स ऑन द वॉइस बॉक्स, वाइड स्प्रेड स्वेलिंग, तो ये लेरिंगोस्कोपी से चेक करके देख सकते हैं।
यहाँ पर आपको सेम मेडिसिन देनी है जो आपने प्रीवियस पेशेंट्स को दी हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहा है, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस जो कॉमन फ्लू रहा है उसी के जैसी सब, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ कॉमन इन्फेक्शन जो मेडिसिन है और सिम्टम्स है वो कॉमन होते हैं। नेक्स्ट टॉन्सिलाइटिस, सभी को हुए होंगे अभी तक। तो जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू जो टॉन्सिल्स है हमारे, उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, जनरली ये कोल्ड के वेदर में ज़्यादातर होते हैं, तो इनके लिए टॉन्सिलाइटिस के लिए कुछ वायरस और बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और दूसरा क्या एस्टीन बार वायरस। तो ये दो तरीके के वायरस बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपको सोर थ्रोट होगा, थ्रोट कंजेशन होगा, सब सिम्टम्स सेम, इसीलिए नहीं मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ पर जो वायरल टॉन्सिलाइटिस है जनरली टीनेजर और यंगर चाइल्ड में होते हैं और इसमें लेथार्जी, टायर्डनेस, माइल्ड फीवर इन्फेक्शन है, तो ये सभी चीज़ें कॉमन होंगी। और जो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट हैं जनरली बिना किसी मेडिसिन के विद इन लास्ट अप टू 2 वीक में है जो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें देखना है एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मीन्स लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, सभी में जो ब्रोंक्यूल्स में किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो क्या कंडीशन बनती है। तो ये 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से 150 मिलियन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो जिनकी रिसर्च के थ्रू पता किया गया है। इनमें से 2.7 मिलियन की है जो डेथ हो चुकी है 2013 में, और 1990 की बात की जाए तो 3.4 मिलियन मीन्स 4.8% डेथ है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू हुई है। तो इसमें सबसे पहली डिसीज क्या है, ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर ये देखिए एक पॉइंट और है कि एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के जो डिसऑर्डर है वो क्या है, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, जो बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू हो सकता है निमोनिया। बट अस्थमा है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में नहीं इसको इंक्लूड किया गया है ये इस चैप्टर में, इसीलिए इसको मेंशन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस। Acute bronchitis is a sudden inflammation of the lining of the bronchial tubes which carry air to and from lungs। तो यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकाई देखिए और जो इन्फ्लामेटेड ब्रोंक्यूल्स है उसको देखिए। तो जो सडन इन्फ्लामेशन होना, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वहाँ पर उस लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होना, वो कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर जनरली जो मेम्ब्रेन, इरिटेटेड मेम्ब्रेन है और जो इन्फेक्टेड मेम्ब्रेन है ब्रोंक्यूल्स की, तो यहाँ पर क्या स्वेलिंग देखने को मिलेगी, थिक रहेगी, जिसके कारण जो गैसियस एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट। जिसके कारण क्या होगी, कफिंग होगी, बहुत ज़्यादा कफिंग होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। और इसमें जो अफेक्टेड होने वाली एज है वो कितनी, 40 एडल्ट पर 1000 में से 40 एडल्ट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जो वायरल इन्फेक्शन किसके कारण हो सकता है, फ्लू के कारण जनरली। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं मीन्स, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो इस ब्रोंकाइटिस, जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है सडनली जो इन्फेक्शन हुआ है ब्रोंक्यूल्स में उसको बढ़ा सकती है। किसी अदर जिस पर्सन को ब्रोंकाइटिस है उसके लिए किसी भी तरीके के केमिकल्स, स्मोकिंग में आप गए हो, डस्ट, एयर पोल्यूशन, और जिनका वीक इम्यून सिस्टम है उनको इजीली कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। और जो 90% एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केस हैं वो वायरस के थ्रू होते हैं। साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, हैकिंग कफ विद प्लेइंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ओकेशनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर भी हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है, तो फटीग, माइल्ड हेडेक, बॉडी एक, वाटरी आइज और सोर थ्रोट, ये सभी है जो विद इन 2 वीक में है जो ठीक भी हो जाते हैं। यदि इन केस ठीक नहीं होते हैं और जो कफिंग है वो लास्ट अप टू 8 वीक तक चलती है किसी लोगों में, तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं सिम्टम्स को जो है मैनेज करने के लिए, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, और जो अमॉक्सिसिलिन है इसको भी दे सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के थ्रू भी कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है। और पेशेंट को रेस्ट करने के लिए फ्लूइड, गार्गलिंग विथ सॉल्ट वाटर, ये सभी बेसिक चीज़ें आपको बतानी होंगी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको,
हमें जिस चीज़ से एलर्जी है, इन्फेक्शन है या फिर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उन सभी चीज़ों से दूर रहना है जो हमारे सिम्टम्स को वर्स्ट कर सकती है। जैसे अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है? कफ। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरली बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग्स और बाय एल्वियोलाई विच आर फिल्ड विथ फ्लूइड। तो यहाँ पर जो निमोनिया की कंडीशन क्या है? जनरली लंग्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होना। तो इसमें जो एल्वियोलाई है यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज है जो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और कभी कभी जो निमोनिया है, बच्चों की डेथ ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एडल्ट की बात की जाए 5 साल तक के बच्चों की। तो यहाँ पर निमोनिया है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? चिल्ड्रन यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज एंड एडल्ट हैं जिनकी एज 65 ईयर्स एज है। जैसे कि अभी कोविड-19 को लेके हो रहा है, वो तो अभी सभी में हो रहा है, लेकिन जो सिम्टम्स है निमोनिया के जैसे ही मिलते जुलते सिम्टम है, इसमें कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम है। और जिनको सीओपीडी की कंडीशन हो पहले से, एम्फाइसीमा हो, अस्थमा हो, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो, HIV एड्स हो, या फिर पार्किंसंस डिसीज हो, स्मोकिंग हो, स्मोक करते हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो, एल्कोहलिज्म वाले हो, इनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर किसी भी तरीके की सर्जरी हुई हो। कॉज क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल निमोनिया होने का। वायरल निमोनिया बहुत सारे वायरस के थ्रू होता है, जिनकी जनरली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हुआ हो तो वायरस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिया गया हो तो वायरस उनको बहुत ही ज़्यादा और जल्दी इफेक्ट करते हैं। वायरल निमोनिया किन वायरस के थ्रू हो सकता है? एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू वायरस, रेस्पिरेटरी सेंटियल वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है फंगल निमोनिया। तो फंगल निमोनिया किसके कारण हो सकता है? हिस्टोप्लाज्मोसिस, ओसिडोमाइसिस, ब्लास्टोमाइसिस। नोजोकोमल निमोनिया जनरली हॉस्पिटल के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर कुछ और MRSA, सार्स वायरस, MRSA वायरस, H5N1 इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू के नाम से है, ये भी कारण हो सकते हैं निमोनिया होने के। ब्लड टेस्ट बात जब डायग्नोस के लिए की जाए तो हिस्ट्री कलेक्शन के लिए की जाए, तो आपको वो सभी चीज़ें कलेक्ट करनी है। कॉमन साइन सिम्टम है वो निमोनिया के क्या हो सकते हैं? कफ विथ स्पुटम, और स्पुटम का कलर क्या रहे? ग्रीनेस और येलो म्यूकस, इवन ब्लडी म्यूकस भी आ सकता है। फीवर, हाई सेकिंग चिल्स के साथ, माइल्ड और हाई सेकिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यदि आप स्टेयर्स भी चढ़ते हैं उसमें भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। चेस्ट पेन, हेडेक, मसल पेन। कभी कभी डीप ब्रीदिंग के टाइम पर है जो प्लूराइटिक पेन भी देखने को मिल सकता है। कफिंग के टाइम पर फास्ट हार्ट बीट रहेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। सिम्टम्स है निमोनिया के कि यदि लंग्स में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो क्या 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 सिम्टम्स हो सकते हैं, और हम कैसे कंफर्म करेंगे कि लंग्स के किस पार्ट में निमोनिया है? तो चेस्ट एक्सरे करवा के, स्पुटम टेस्ट करवा के कि किस बैक्टीरिया, किस वायरस के थ्रू ये निमोनिया की कंडीशन हुई है। देखिए यहाँ पर इमेज दी हुई है डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ निमोनिया को लेके। जो ब्रोंकियल है वो नॉर्मली इस तरीके की रहेंगी, बट निमोनिया की कंडीशन में क्या होगा? जो एल्वुलाई है, जो एयर सैक्स है, यहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड भर जाएगा। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? बैक्टीरियल निमोनिया, जो निमोनिया बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है तो एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। और वायरल निमोनिया है, इसको क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि सिम्टम्स से उनको और ज़्यादा वर्स्ट कर सकती हैं। तो इस कंडीशन में हमें जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यूज़ करना है, रेस्ट करवाना है पेशेंट को, फ्लूइड ज़्यादा लीजिए, एंटीवायरल्स यदि अवेलेबल हो तो प्रोवाइड करवा सकते हैं। फंगल निमोनिया हुआ है तो उसको एंटी फंगल मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं एट सब सेंटर और PSC। निमोनिया पेशेंट को जनरली क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है? तो वो है हेडेक और
फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं 500 mg ओरल एवरी 8 आवर फॉर फर्स्ट फ्यू वीक। चेस्ट पेन के लिए आइबुप्रोफेन दे सकते हैं हम। कफ के लिए बेनेड्रिल दे सकते हैं 1 टीस्पून 3 टाइम्स, और अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। तो ये एज अ इन सब सेंटर और पीएससी के लिए जो मेडिसिन है निमोनिया के पेशेंट के लिए। और आपको बताना है कि रेस्ट कीजिए, फ्लूइड लीजिए, जो बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर है वो यूज कीजिए। रेफर कब करना है इन पेशेंट को जिनका इम्यून पावर बहुत कमजोर हो और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू है भी ठीक नहीं हो रहे हो, लंग्स एब्सिस की कंडीशन हो रही हो, या फिर उनको कॉम्प्लिकेशन एम्फाइसीमा के बन रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको पेशेंट के लिए रेफर करना है, क्योंकि इन पेशेंट के लिए फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, वेरिएंट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है ब्रोंकियल अस्थमा, एक कॉमन कॉज है। जो क्या है ब्रोंकियल अस्थमा? लिटरली कॉल्ड एज अस्थमा इज अ रिवर्सिबल ब्रोंको स्पाज्म। जो ब्रोंक्यूल से हमारी वहाँ पर बार बार स्पाज्म होना, सिकोड़ना वहाँ का, तो ये कंडीशन क्या क्रिएट करती है? इसमें भी सिम्टम्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है यदि कोई पेशेंट है जो बार बार किसी भी तरीके किसी को एलर्जी से भी जो अस्थमा की कंडीशन है जो रहती है, बट उसमें जो सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिम्टम है उसको वर्स्ट कर सकते हैं, वो सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा को एयर पैसेज है जो 3 तरीके से इफेक्ट कर सकता है। एक तो वो पर्सन the air passages are inflowed which means that the air are red and swollen। तो ऐसे लोग when a person, जिस पेशेंट को ऑलरेडी अस्थमा की कंडीशन है, तो उनका जो एयरवे है वो क्या रहेगा? रेड रहेगा, स्वॉलन रहेगा, और अस्थमेटिक अटैक के टाइम पर है जो स्वेलिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या रहेगा? जो हमारा एयरवे है वो क्या होगा? नैरो होगा, जिस कारण से जो ऑक्सीजन फ्लो है वो क्या होगा? कम होगा, और लंग्स तक है जो ऑक्सीजन अच्छे से, लंग्स है जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरे वो जिनको एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो, मीन्स उनको जो इन्फ्लामेशन है और जो ऐसे सिम्टम, जो ऐसी चीजें जो उनके सिम्टम्स को और ज्यादा वर्स्ट कर सकती हैं। और थर्ड है मसल्स विद इन द ब्रीदिंग पैसेज कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग इवन फर्दर नैरोइंग ऑफ द एयरवे कॉल्ड द ब्रोंकोस्पाज्म। तो यहाँ पर एज अ पैथोफिजियोलॉजी भी हम इसको जान सकते हैं कि जो हमारा ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, जो ब्रोंक्यूल्स में स्पाज्म हो रहा है, सिकुड़ रही है, नैरो हो रही है, तो जो हमारा एयरवे है वो क्या होगा? कम होगा, तो अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जिस कारण कंडीशन भी हो सकती है। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या चीजें हैं जो एक्शन में आती हैं? तो एक तो है मास्ट सेल, इजोनोफिल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। मास्ट सेल्स क्या है? एलर्जी कॉजिंग सेल्स हैं जो हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, और हिस्टामिन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सिकोड़ता है। ईसोफिल्स और टी लिम्फोसाइट्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो एलर्जी और इन्फ्लामेशन से रिलेट करती हैं। यदि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो, एयरवे फ्लो लिमिटेशन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं, ताकि उस इन्फेक्शन से लड़ सकें। तो यहाँ पर जो अस्थमा के पेशेंट है उनमें आपको एक चीज याद रखनी है कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो कौन से सिम्टम्स ट्रिगर सिम्टम के रूप में जाने जा सकते हैं, कौन सी चीजें उनको एज अ ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके और सिम्टम्स को वर्स्ट कर सकते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा में ट्रिगर सिम्टम क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोकर, इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू एंड निमोनिया, एलर्जी किसी भी तरीके की फूड से, पॉलन डस्ट माइट से एलर्जी हो, फिजिकल एक्सटर्सन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वेदर के कारण भी कोई ड्रग्स भी उनके जो सिम्टम्स हैं उनको एज ए ट्रिगर का काम कर सकती हैं। इमोशनल स्ट्रेस, सिंगिंग, लाफिंग एंड क्राइंग, तो क्या है? ट्रिगर्स हैं। और साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली एयर हंगर ब्रीदिंग। याद रखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो यदि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं तो एयर हंगर ब्रीदिंग क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है अस्थमा का। टाइटनेस ऑफ चेस्ट, व्हीजिंग साउंड, excessive coughing or cough that keeps the patient awake at night, which is frequently associated with the exposure to above triggers।
यदि पेशेंट जो ट्रिगर्स फैक्टर्स है उनके संपर्क में आया हो तो उसके लिए कफिंग होती है, या फिर किसी भी तरीके से एक्सेसिव बहुत ज़्यादा कफ होती है, इवन उसको सोते में भी उसकी नींद खुल जाए तो आपको ट्रिगर सिम्टम्स पता होना चाहिए। अस्थमा के लिए एक बैड साइन क्या है, साइनोसिस। और अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, टैकीकार्डिया। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो ट्रिगर्स फैक्टर हैं उनसे अवॉइड करवाना है उस पेशेंट को, कि आपके लिए जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके सिम्टम्स को वर्स्ट कर सकती हैं उन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। नेचुरल अस्थमा के लिए रेमेडीज क्या है, तो दो एस्पेक्ट होते हैं, जो ट्रिगर सिम्टम है उसको अवॉइड करना है, और जो भी चीज़ें आपको एलर्जी है जिन भी चीज़ों से उनसे भी दूर रहना है। तो होम रेमेडीज में क्या है, विटामिन B6 से भरपूर डाइट लीजिए, और जो विटामिन C की डाइट है, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट है, उसको अच्छे लीजिए, स्टीमिंग कीजिए, गर्म खाना खाइए। और जो अस्थमा अटैक यदि आपको कभी रहा हो तो आप उन सभी चीज़ों से क्या है, आपको पता होगा कि आपको यदि अस्थमा अटैक है तो आपके घर वालों को या फिर फैमिली को या आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको फर्स्ट टाइम कैसे ठीक हुआ था। और वार्म वाटर पीना है, जिंजर जूस पीना है, सभी चीज़ें आपको लेनी है। प्राइमरी केयर में क्या करना है आपको, यदि पेशेंट इमरजेंसी केस में आता है तो आपको IV ड्रॉप के थ्रू है जो तुरंत मेडिसिन प्रोवाइड करानी है। ऑक्सीजन भी देनी है, किस हिसाब से ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है तो वो भी 3 to 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से यदि अवेलेबल है तो। और उस पेशेंट के पास उसका इनहेलर हमेशा होना चाहिए यदि पेशेंट क्या है, अस्थमा का पेशेंट है तो। और इन केस वो ठीक नहीं होता है तो आपको तुरंत उसको रेफर करना है। तो यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस, आपने क्या क्या ऐसे ट्रिगर सिम्टम पढ़े हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा जो ट्रिगर्स हैं क्या क्या हैं वो बढ़ा सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को। फिजिकल असेसमेंट किस तरीके से करेंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। प्राइमरी केयर क्या देंगे ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को आप अपने लेवल पर। ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है, आप ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन पूछी गई तो ये सभी में आपको जो MCQ वाला पार्ट होगा और उसके बाद जो मॉडल पेपर्स होंगे उसमें समझाऊंगी। तो स्क्रीनिंग और रेफर में किसको भेजना है, हेमोप्टाइसिस के पेशेंट को, मीन्स कफिंग के साथ है जो ब्लड का आना, क्योंकि कफिंग के साथ ब्लड का आना क्या किसके कारण हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में भी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में भी, ब्रोंकिएक्टाइसिस में, लंग कैंसर में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, सभी केस में जो हेमोप्टाइसिस की कंडीशन हो सकती है तो इन केस आपको पेशेंट के लिए रेफर करना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।